नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वैसे तो संस्कृत की सेवा के लिए चैनल है। आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ वाल्मीकि रामायण है, यहाँ महाभारत है, यहाँ चाणक्य नीति है, यहाँ विदुर नीति है, यहाँ राजनीति पे भी वीडियो हैं और यहाँ धर्म नीति पे भी वीडियो है। लेकिन आज का ये वीडियो जो है मैं एक अन्य पर्पज से बना रहा हूँ। इस समय भारतवर्ष में प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव हो, चुनाव का उत्सव चल रहा है। इतने बड़े यज्ञ में लाखों कर्मचारी याज्ञिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रजा जो है अच्छे रूप से मतदान कर पाए। आप सब अवश्य ही मतदान करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। लेकिन साथ में जब चुनाव पूरे हो जाएंगे और 23 तारीख को मतदान के रिजल्ट आने शुरू होंगे तो उस समय स्थितियां किस प्रकार की होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार होता है, ये कुछ नेता लोग जो हार जाएंगे वो इन ईवीएम मशीन पर, इन सब पे अपने ठीकरे कसने शुरू करेंगे कि हाँ, हम तो इस वजह से ऐसा हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह ये तरह तरह की बांग पुकारेंगे। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो ये कहते हैं ये मात्र मिथ्या आरोप होते हैं। इसमें से कुछ भी सच नहीं है और कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनी इन मशीनों को बनाती है वो कंपनी इन मशीनों की सप्लाई किसी एक हेडक्वार्टर पे, जैसे गुजरात है तो गुजरात के हेडक्वार्टर पे, अहमदाबाद पे सप्लाई देगी। वहां से इन मशीनों का रैंडमाइजेशन होगा कि कौन सी मशीन कहां जानी है और फिर वो एक एक आरओ के पास भेज दी जाएगी। यानी मणिनगर एरिया का है तो उसके पास, गांधीनगर एरिया का है तो उसके पास, किसी अन्य एरिया का है। जितने चुनाव के मुख्य मथक होंगे जहां पे आरओ के पास अपना स्ट्रांग रूम होगा, उस स्ट्रांग रूम के लिए वो मशीनें भेज दी जाएंगी। और इसमें जैसे 250 बूथ हैं उनके पास, तो उनको 250 के सामने लगभग 250 और 10% से 20% एक्स्ट्रा, यानी कि 300 जितनी मशीनें उनके पास भेजी जाएंगी। अब इन मशीनों को जब भेजा गया है तो उन्होंने एक स्ट्रांग रूम बना के रखा। उस स्ट्रांग रूम में ये मशीनें रखी जाती हैं। उस स्ट्रांग रूम में जब ताला लगाया जाता है तो उम्मीदवार के प्रतिनिधि को बुला करके ये सूचना दी जाती है कि भाई अब हम इसको सील कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए, सीलिंग के टाइम पे आ जाइए। सुबह अगर उसको खोला जाएगा, जब उसको और कुछ तैयारी करनी है, कुछ काम उसमें होना है, तो फिर आपको बुलाया जाएगा, आप आ जाइए। पूरे दिन आपको वहाँ रहना है तो आपको छूटे। तो उम्मीदवार के प्रतिनिधियों की देख रेख में ही वो मशीनें रहती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उनको पूरा इस चीज़ का अधिकार है कि वो अपनी कुर्सी डाल के बैठ जाएं और जब सील खोली जाए तब भी वो वहाँ रहें, और जब सील बंद की जाए तब भी उन्हें वहाँ रहना चाहिए। इवन सील बंद हो उसके बाद भी उनको वहाँ सोना हो तो कोई उनको मना नहीं करता है। इसके बाद ईवीएम प्रिपरेशन होता है। ईवीएम सारे तैयार किए जाते हैं, उनकी सारी सेटिंग की जाती है कि भाई अगर मान लीजिए उसमें 16 जगह होती हैं, नोटा के साथ में जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सेटिंग करनी पड़ेगी कि भाई 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है। और मजे की बात यह है कि इस सेटिंग में भी जरूरी नहीं है कि 1 नंबर बीजेपी को मिले, कि 2 कांग्रेस को मिले, कि सब जगह पे तीसरा नंबर उसको मिले। ये जरूरी है ही नहीं। एक लोकसभा में जो कैंडिडेट खड़े होंगे अल्फाबेटिकली उनके नाम के हिसाब से उनका क्रम तय होगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेटिकली उनके नाम के हिसाब से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनकी पार्टी के हिसाब से नहीं होगा। जो कैंडिडेट खड़े हैं उन कैंडिडेट के नाम के जो अल्फाबेटिकली अक्षर हैं उनके हिसाब से उनका क्रम तय होगा कि भाई अगर अनिल भाई खड़े हुए हैं, ए से उनका नाम शुरू होता है और दूसरा कोई ए से नाम शुरू नहीं हो रहा है, तो डिक्शनरी में जो क्रम होता है उस क्रम के हिसाब से अल्फाबेटिकली, हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके नामों की सेटिंग होगी और उस हिसाब से बैलेट पेपर छपेगा। और जो बैलेट पेपर छपेगा उसके हिसाब से ये सारे ईवीएम तैयार करने पड़ेंगे। इन सारी सबकी सेटिंग करनी पड़ेगी। उस सेटिंग के दरमियान अगर 7 कैंडिडेट हैं तो 7 वो कैंडिडेट का और 8वां नोटा का बटन खुला रहेगा, बाकी को बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद इस ईवीएम प्रिपरेशन जब ये सारा काम किया जाएगा तो उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां हाजिर रह सकता है और फिर इन सारी मशीनों में नियम के हिसाब से मत डाल के देखे जाते हैं
और ये उम्मीदवार के प्रतिनिधि कि भाई 1 नंबर का बटन दबाया तो 1 नंबर की स्लिप निकली है, 2 नंबर का बटन दबाया 2 नंबर की स्लिप निकली है, 3 नंबर का बटन दबाया 3 नंबर की स्लिप निकली है। और ऐसा 1-2 मत डाल के 50-100 मत डाल के नहीं देखा जाता है। प्रत्येक मशीन को चेक किया जाता है अच्छी तरीके से, हजार मत भी डाल करके देखने की प्रक्रिया है। अब इस प्रकार से जब ईवीएम प्रिपेयर हो गए, तैयार हो गए, फिर उन पे सरनामा टैग, एड्रेस टैग वगैरह लगा करके उनको तैयार किया जाता है कि ये मशीन जो है इस केंद्र पे जाएगा, ये मशीन इस केंद्र पे जाएगा, ये मशीन इस केंद्र पे जाएगा। जितने मतदान केंद्र हैं उनके लिए उनके एड्रेस टैग और सब कुछ तय कर लिए जाते हैं कि इस पे ये जाएगा, इस पे ये जाएगा, इस पे ये जाएगा। वो भी रैंडमाइजेशन के हिसाब से ही वो सारे काम होते हैं। अब वो जब तय हो गया, सारी मशीन सील होकर के तैयार हो गई, जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, उस समय फिर इन प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है कि भैया ये 250 मशीन यहाँ तैयार पड़ी हुई हैं, इन 250 मशीन में से आपको जो अच्छा लगे 10%, यानी कोई भी 25 मशीन आप बाहर निकाल लीजिए, आप बता दीजिए, वो मशीन बाहर निकाली जाएंगी और उनमें आप फिर से मतदान करके देखिए कि भाई जो कुछ यहाँ किया गया है वो बराबर है। 1 नंबर दबाने पे 1 नंबर की स्लिप निकलती है, 2 नंबर दबाने पे 2 नंबर की स्लिप दिखाई देती है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और वो भी 5 मत डाल के देख लीजिए, 10 मत डाल के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। वहां पे आप 500 से 700 मत डाल करके पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से संतुष्ट हो, तभी वो काम पूरा होता है। यानी फिर से उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि को भेज के उसको खुद हाजिर होना हो, खुद हाजिर हो, अपने एजेंट को भेजे, जिसको भेजे उसको फिर एक ये मौका दिया जाता है कि जब अब सब सील हो गए हैं, सब कुछ तैयार हो गई, इसके बाद आप इस मशीन को दोबारा से चेक कर लें। ये सब कुछ होने के बाद उस मशीन की फाइनल डिलीवरी हो गई, जिस केंद्र पे उसको काम करना है वहां मशीन पहुंच गई, तो जो कर्मचारी लोग उस मशीन को अपने साथ लेके आते हैं वो भी कम से कम एक बार उस मशीन को चालू करके ये सारी चीजें करके देखते हैं, क्योंकि एक दिन पहले वो वहां पहुंच जाते हैं तो दूसरे दिन उनके काम में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए वो कम से कम इस चीज को एक बार जरूर चेक करते हैं कि सब चीजें बराबर चल रही हैं। और उस चेकिंग के दरमियान अगर उनको जरा सी भी गड़बड़ लगती है तो तुरंत ही वो अपने सेक्टर ऑफिसर को ये बताते हैं कि इसमें गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। अभी तक के रेशियो में ऐसा कभी पाया नहीं गया है, लेकिन अगर कभी कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत ही उस चीज को बदला जाता है। और फिर जिस दिन चुनाव होता है उस दिन मॉक पोल से आप अच्छी तरीके से परिचित है, ये नाम बड़ा सुना होगा आपने, मॉक पोल। ये फिर वो प्रक्रिया है कि जिस दिन मतदान होना है उस दिन सुबह मशीन सील की जानी है। सील करने से पहले मशीन में 50 मत डाल के देखिए, इस समय इतना टाइम नहीं है कि आप 500 मत उसमें डाल के देख लें, लेकिन 50 मत, और कम से कम प्रत्येक कैंडिडेट को 3-3 मत, 50 मत टोटल, या कम से कम अगर मान लीजिए किसी में 25 उम्मीदवार खड़े हैं तो वहां 75 मत भी डाले जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को नोटा के साथ कम से कम 3-3 मत डाले जाएंगे। और उसमें ये जरूरी नहीं कि एक क्रम से कि पहले को 1 दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। आप पहले को 3 दे दो, दूसरे को 3 दे दो, तीसरे को 3 दे दो, पहले को 1 दे के फिर तीसरे को दो, फिर दूसरे को, जैसे आपको मतदान करना हो वो आपको छूट होती है। और वो मॉक पोल करके फिर देखा जाता है कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। और फिर उन मशीन को आपके एजेंट की हाजिरी में उसकी सिग्नेचर जिस ग्रीन पेपर सील के ऊपर होती है उस ग्रीन पेपर सील के साथ सील कर दिया जाता है, और फिर उसमें पूरे दिन मतदान की प्रक्रिया चलती है। शाम को उस मशीन में कितने वोट पड़े हैं वो एक 70 गा के फॉर्म में भर के आपका एजेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सिग्नेचर करवा करके लेके आता है कि इस मशीन के अंदर कितने वोट डाले गए हैं। अब जिस दिन गिनती होती है वो 17 गा का फॉर्म आपके पास है, आप उससे टैली करते हैं कि इस मशीन में टोटल मत कितने हैं। अगर 900 टोटल मत थे, आज 901 तो नहीं हो गए हैं, आज 880 तो नहीं हो गए हैं, तो उस हिसाब से फिर आपके पास एक चांस ये होता है कि जितने मत डाले गए थे उतने ही हैं, देख लिया आपने, टोटल बटन देख लिया। अब उसकी गिनती शुरू होती है और फिर निकलता है कि भाई इस पार्टी को इतने, इसको इतने, इसको इतने, इस कैंडिडेट को इतने, इस कैंडिडेट को इतने, और वो सारी चीजें वहां एंट्री होती हैं। सारी गिनती हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब फिर एक चांस दिया जाता है, और वो चांस क्या होता है कि एक बॉक्स के अंदर जितनी सीट, जितनी वहां पे बूथ थे उन सब बूथ का नंबर लिख करके एक पर्चियों का ढेर डाल दिया जाता है। एक बॉक्स के अंदर 1 से 250 बूथ हैं, तो 1 नंबर से लेकर 250 नंबर बूथ की स्लिप उसमें डाल दी जाएंगी। और फिर
आपसे ये कहा जाएगा कि आप इसमें से कोई भी एक स्लिप निकाल लीजिए, कोई भी, ये आपको छूट है। ऐसा नहीं कि इसमें से यही स्लिप आपके हाथ में आ जाएगी, बिल्कुल लॉटरी की तरह। और आपने जो स्लिप निकाली उस बूथ का वीवीपैट आपके पास लाया जाएगा। आप वहां खड़े हुए हैं, सारे कैंडिडेट वहां खड़े हुए हैं, उनकी हाजिरी में देखिए मशीन में से तो पहले कितने कितने वोट मिले हैं वो लिख लिया गया है? अब उस वीवीपैट को खोला जाएगा, पीछे से उसका जो प्रिंटिंग ट्रे है उसमें से वो सारी स्लिपें निकाली जाएंगी। जो 7 स्लिप प्रिपरेशन की होती हैं वो अलग हो जाएंगी। अगर मान लीजिए 4 बार मशीन ऑन ऑफ किया गया है किसी कारण से, तो 7 4 बार स्लिप गिरी होंगी तो वो स्लिप अलग निकल जाएंगी। और फिर जितनी भी स्लिप हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी। जो आपके वीवीपैट में स्लिप निकल रही हैं वो बिल्कुल ही उसी तरीके से पाई जाएंगी जिस तरह से आपके सीयू ने, कंट्रोल यूनिट ने रिजल्ट बताया है। अब बताइए यहां किस जगह गड़बड़ की जा सकती है, कहां गड़बड़ की संभावना है? भाई 800 वोट आपने लिख लिए थे सत्रेगा के रजिस्टर में, लास्ट में मतदान पूरा क्लोज होने के बाद कि इस मशीन में 800 वोट पड़े हैं। अब वो 800 वोट ही यहां पे गिनती में आते हैं और उन 800 वोट में से वीवीपैट के और आपके सीयू की जो काउंटिंग है वो एकदम परफेक्ट बैठती है। अब मान लीजिए कि सैंपल के तौर पे हमने एक वीवीपैट यहां चेक करवाया। इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दे दी गई है कि साहब 50% वीवीपैट की गिनती करवाइए। मेरी ये समझ में नहीं आता कि 1 से और 50% से फर्क क्या पड़ने वाला है। प्रजातंत्र में अगर आप अपने नेताओं पे ज्यादा भरोसा करेंगे, मैं कहता हूं इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो वहां अधिकारी लोग काम कर रहे हैं वो लोग चोर नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वो लोग काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। इसलिए सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें, इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं कि ये जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। क्योंकि हार गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको अपनी मेहनत पे और उस पर तो है नहीं, अपने कार्यों पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। जब हार जाएंगे तो किसके ऊपर? इस चुनावी प्रक्रिया पे, इन मशीनों पे और उन कर्मचारियों के ऊपर जो ये उंगलियां उठाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार से करने वालों पे मैं तो वास्तव में कहूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैं उनका बहिष्कार कर दूँ, या मेरी सत्ता में हो तो मैं कह दूँ कि अगर आपने जब फॉर्म भरा तो चुनावी प्रक्रिया के साथ आप सहमत हैं, ये आप उसमें लिखते हैं, और जब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई फिर आप उसके ऊपर अगर उंगली उठाते हैं तो ये बिल्कुल ही इस चीज का अपमान है। और उसको हमेशा के लिए दूसरी बार वो चुनाव ना लड़ सके, क्योंकि उसने जो सौगंधनामा भरा है उस सौगंधनामे का वो खुद पालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार का उसके साथ बिहेव होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जानकारी प्रत्येक भारतवासी के पास हो, प्रत्येक मीडिया सेंटर के पास हो और सबके पास हो। ये बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहता हूं इसलिए ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। धन्यवाद।